गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, उठ गए होंगे और आपने सुनो पाकिस्तान चैनल लगा लिया होगा ताकि आप मॉर्निंग शो एंजॉय कर सकें और हम आपको अहम खबरों से और इंटरेस्टिंग सेगमेंट से आगाह कर सकें। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिंदगी के हर एक पल को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, जिंदगी जी रहे होंगे। सुनो पाकिस्तान का एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं, जिसमें आपके लिए दिलचस्प मालूमात, अहम खबरों की भरमार है और इंटरनेट का खजाना है। बिल्कुल। और जब आपको अपडेट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको वेदर बताते हैं। वेदर, हाँ, वेदर जरूरी है ताकि आप अपने डे प्लान को तरतीब दे सके मौसम को देखते हुए। तो और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट मुझे लगता है उज़ैर कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हम बात करेंगे बेली फैट के हवाले से कि आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को दुख है कि उसका पेट बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, और इसको कम करने के आसान तरीन तरीके भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती शरह, उसके असबाब और उसका सद्देबाब, इसकी भी बात होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री की कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या टॉप ट्रेंड्स हैं, कौन सी गॉसिप्स आपके साथ हम शेयर करने वाले। तो ये भी आपने बिल्कुल नहीं इस सेगमेंट को छोड़ना। और फिर प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि आंसू उज़ैर की जो निकलते हैं खून से, कहा जाता है ये खून से निकलते हैं, ये कितने कीमती हैं, इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या इंटरेस्टिंग साइंस के अकॉर्डिंगली चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सब हम आपको बताएंगे और आपको देखने को मिलेगा हमारे आज के प्रोग्राम में। तो फिर प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, आप पे ये लाजिम हो चुका है। और साथ ही साथ हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और उसकी रोशनी में ही हम फैसला करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ऐड ऑन करनी है अपने प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले फिर मौसम का हाल जानते हैं। तो नजफ राजा, चलते हैं आपको मौसम की क्या सूरत हाल है ताकि आप अपना दिन प्लान कर सकें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर शहरों में आज मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ बेशतर इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 14 डिग्री रहेगा। पहाड़ों की वादी स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर का रुख करते हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज आजाद कश्मीर के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को जाहिर की है। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहरी खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और अब आपको आगे लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। सूबे के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। फूलों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बटग्राम, बुनेर, कोहिस्तान, बाजोड़ और कुरम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुबह पंजाब की, जहां अक्सर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 18 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान में कम से कम पारा 23 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात और गिरदो नवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम। आज सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। बात करते हैं कोयटा की, तो वहाँ पर
दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। और अब जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का। यहाँ बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज हैदराबाद में बादल भी बरस सकते हैं। तो नाजरीन, आपने जाना मौसम का हाल। तो मौसम के बाद आपके साथ शेयर करते हैं कुछ हेल्थ के हवाले से। तो मुझे ये बताइएगा कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो आईने के सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कि ये तोंद कब अंदर जाएगी। और तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 40% लोग जो हैं मोटापे का शिकार हैं, तंग हैं, शिकायत करते हैं मोटापे की। और उनमें से ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही होती है कि उनके पेट की जो चर्बी है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बढ़ी हुई तौंद ना सिर्फ हमारी ज़ाहिरी शख्सियत को मुतासिर करती है, बल्कि ये दिल की बीमारियों और ज़ियाबीतिस का बायस भी बन सकती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अपनी बढ़ी हुई तौंद को कम करने के लिए लोग सालाना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि 90% अफराद ये तस्लीम करते हैं कि पेट की चर्बी कम करना सबसे मुश्किल काम। ओहो हो, क्या वाकई पेट की चर्बी जो है कम करना मुश्किल है, आसान है, नामुमकिन है, या बहुत टाइम टेकिंग है, या इसमें ग़िज़ाइयत इन्वॉल्वमेंट रखती है? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेगमेंट में, क्योंकि हमारे साथ ट्रेनर भी मौजूद है और उनका नाम है उज़ैर तारिक। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और इसके साथ साथ हैं माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ उज़ैर आप खा क्या रहे हो, डाइट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ज़ुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अच्छा उज़ैर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि एक तो हम लाइव एक्सरसाइजेस करेंगे भी और देखेंगे भी, ये वाकई इतना मुश्किल काम है बेली फैट को कम करना? नहीं, ये मेरे ख्याल चढ़ाना मुश्किल काम होता है, उतारना मुश्किल काम नहीं है। अरे ये तो आपने अच्छा, बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टेटमेंट दे ये दिया। तो यानी कि आपने हमारी जो ऑडियंस है ना उनकी दिलचस्पी का सवाल पैदा कर दिया। बिकॉज वन हैज टू बी पॉजिटिव कि ये आपकी मुशक्कत होती है 25-26 साल की, इसमें आपने गलत खाना खाया होता है, तो यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम to build this belly and it take maybe few months and maybe maximum year to get it down and shred yourself और आप अपने वापस टोन डाउन पे ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाते हो। सो मैं इसलिए बोला कि बिकॉज लोगों को ये ख्याल नहीं होता, क्योंकि रियलाइजेशन हमारी बहुत लेट होती है कि यार हमारा पेट निकल रहा है। आपको टीन एज में ये ख्याल नहीं आता, अर्ली 20s में भी नहीं आता। एहसास तब होता है जब पाँव नजर आना बंद हो जाता है। हाँ, और आपके कपड़े टाइट हो जाते हैं। ज़ुनैरा, आप बताइएगा कि ग़िज़ाइयत की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या वाइटल रोल प्ले करती है आपके मोटापे में और स्पेशली बेली फैट में? बिल्कुल। एक्सरसाइज तो एक मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके फैट लॉस में। ठीक है, अच्छा। अगर बैली फैट है तो इट्स नॉट अ बैली फैट, देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आप जा सकते हैं, डायबिटीज़ है, रिसर्च के अकॉर्डिंग है ये सब, कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, आप हार्ट पेशेंट कंसीडर हो सकते हैं लेटर ऑन अपने 40s के बाद। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं। बेसिकली बैली फैट बढ़ने के पीछे देयर आर सम रीजंस। तो जब हम कॉज को फिक्स कर लेंगे तो हमारे लिए बैली फैट को रिड्यूस करना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी बताएं कि कौन कौन सी ऐसी मतलब डाइट में चीज़ें आप ले सकते हैं जो कि बड़ी बेनिफिशियल होंगी आपकी ये पेट की चर्बी को कम करने के लिए, और उसके अलावा डाइट प्लान किस तरह का आपका होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जितने भी हमारे फास्ट फूड है, जंक फूड है, ट्रांस फैट्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि आपके जिगर की चर्बी बढ़ाने में जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं मेजर, और साथ ही जो बैली फैट होता है ये जिगर की चर्बी को भी बढ़ाता है, फैटी लीवर जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा आजकल। एग्जैक्टली। तो आपने सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल देखना है कि आपकी सिटिंग रूटीन कितनी ज़्यादा है। अगर तो आपकी बहुत सिटिंग रूटीन है तो आप स्टेप्स लें थोड़े थोड़े, जैसे कि ट्रेनर एक्सरसाइज के हवाले से तो गाइड करेंगे, बट आप सिटिंग रूटीन में थोड़ा सा अपनी चहलकदमी रखें। घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप अपनी वॉक स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा उज़ैर, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो जब भी एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, लगा या तो कार्डियो है ना आज हमारे पास स्टूडियो में दो उज़ैर मौजूद हैं। तो कार्डियो एक ट्रेनिंग है, दूसरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। जब हम बात करें क्रंचेस की, बेली फैट की, तो विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और दोनों के क्या क्या फ़वाइद हैं? देखें, बीइंग ए ट्रेनर मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी ट्रेनिंग गलत होती है, सही होती है, बट ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने फैट लॉस करना है
या इवन वेट लॉस करना है, 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मोर फोकस टुवर्ड्स स्ट्रेंथ साइड करें। कार्डियोवास्कुलर इज इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, फॉर हार्ट पंपिंग एंड फॉर हार्ट फंक्शनैलिटी। सो इसके नाम से भी बज़ाहिर है कि इट्स अ कार्डियोवास्कुलर। सो लोगों को ये लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल पर रनिंग करेंगे और घंटा घंटा गुजारेंगे और बहुत जल्दी चर्बी बर्न हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। सो इट्स अ मिथ अगेन एंड मल्टीपल टाइम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। उज़ैर, बिल्कुल आप बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम डेमोन्स्ट्रेट करके, अमली मुजाहरा करके अपनी ऑडियंस को दिखाएं। चले जी, व्हाई नॉट, बिकॉज़ और हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से हम जो ट्रेनिंग्स हैं, जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, हम वो कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना बेली फैट जो है उसे लूज कर सकते हैं। तो उज़ैर, कौन कौन सी हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं? अच्छा, बहुत से सिंपल वर्कआउट्स है बेसिकली, जो कि आप अपने होम बेस भी कर सकते हैं, ऑफिस बेस भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू इवन गो टू जिम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कआउट। अच्छा, यानी ऑफिस में भी हो सकता है? आप अपने वर्क स्टेशन पे कहीं भी हैं, अपने ऑफ टाइम में इसको कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल, अगर आपको आप बेली का मसला आ रहा है जिसमें लोअर बेली और अपर बेली दोनों इन्वॉल्व है, तो आप सिंपल अपना, इसको हम बोलते हैं एल्बो टू नी, ठीक है। अच्छा, इसका सिंपल स्टैंस ये होता है, बिल्कुल ठीक है। दिस राइट वे, आपने राइट एल्बो को लेफ्ट नी से टच करना है और लेफ्ट एल्बो को राइट नी से टच करना है। इसकी रेपिटेशंस आप बढ़ा लें, 10 से 12 करें और 3 से 4 सेट करें, ठीक है। एंगल कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये भी बताइएगा। एंगल तो किसी वर्कआउट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप एंगल करें, देखें, योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड योर आर्म शुड बी कमिंग लाइक दिस। अक्सर कमर को आपने बेंड नहीं कर लेना, अक्सर लोग बिल्कुल ही बेंड कर लेते कर रहे होते हैं, वो गर्दन को नीचे लेके जा रहे हैं। रॉन्ग वे। इसमें आपकी स्पाइन पे भी ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है, लोअर बैक पे भी आता है और ऑफ कोर्स नेक पे भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जिनको नेक का इशू है, प्लीज वो फोकस करें, पहले एंगल सही करें, उसके बाद बेशक रेपिटेशन 3-3 भी लगे, दैट्स फाइन, बट पहले फॉर्म दुरुस्त होनी चाहिए। स्टार्ट में थोड़ा सा आप कर लें और उसके बाद बढ़ाते जाएं डे बाय डे आप। ये मैंडेटरी है, इट्स अ प्रीरेक्विजिट। अगर आपने फॉर्म नहीं ठीक की तो आप इंजरी का शिकार हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर आप बेली के लिए कहना चाह रहे हैं, ये बॉल यहाँ पे, इसको हम स्विस बॉल बोलते हैं, ठीक है। दिस बॉल इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ऐसे करके, you can place this ball anywhere in your home, इसको आपने टांगों में ऐसे रखना है एंड दिस डू लाइक दिस। जबरदस्त। इसको हम करते हैं लेग रेजेस। अच्छा, अब ये लेग रेजेस प्रो हो गए। यस, ये लेग अब इसमें हमने ये बॉल क्यों रखा है वहाँ पे? रीजन बीइंग, जब आपका ये बॉल होता है तो इसका जो गैप होता है, जिसमें ये गैप है, इट क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन हियर ऑन द लोअर बेली। ओके, अभी इस वर्कआउट को अगर हम विदाउट बॉल करें तो इट्स इजी। सो वो इसका असर ज्यादा यहाँ पर आता है। यस, जो लोग बिगनर्स हैं वो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो कभी जिम गए नहीं, वो इनिशियली इसको ऐसे स्टार्ट कर दें। अच्छा, 1 by 1 ज्यादा इजी है उनके लिए। अच्छा उज़ैर, जो मुझे समझ आ रही है ना, ये कोर की एक्सरसाइज है या लोअर बेली की? बेली मतलब बेली में तो आपका पूरा काउंट होता है ना, तो एक्चुअली हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको कोर बोलते हैं। कोर बोलते हैं। इट्स अ एंड कोर हैज टू बी स्ट्रांग। यस, एंड कोर डजंट मीन दिस एरिया, कोर इज एंटायरली दिस एरिया। बैक भी उसमें शामिल होती है, पूरी बेल्ट होती है जिसने आपकी एब्डोमिनल को, जो आप डेडलिफ्ट भी करते हैं, वो भी आपकी कोर को भी मजबूत कर रही है। एग्जैक्टली, डेडलिफ्ट भी अपनी बैक को मजबूत करने के लिए आप करते हैं, और अगेन उसका भी रिक्वायरमेंट। अच्छा उज़ैर, वहीं पे बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन में वेट लॉस हो जाए और हम पतले हो जाए और ऐसे हो जाए, बेली हमारी नजर ना आए। तो ये जो जज्बात हैं, इसको एक्सप्लेन करें। उन्हें मेरा ख्याल है जज्बात तो होंगे। उज़ैर ट्रेनिंग से हटके कोई मशवरा देते होंगे। उज़ैर, क्या मशवरा? नहीं, देखिए, सिस्टम में आपको एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कि जी मिरेकुलसली मेरे पास कोई छड़ी होगी, वो ऐसे फेरेगा जी बंदे का 20 kg उतर गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस, वन हैज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब तक आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि यार मैंने अगेन वही बात, जो आपने 25-26 साल में वेट गेन किया है वो 25-26 दिन में नहीं उतरेगा। बिल्कुल ठीक। तो अगेन उसके लिए टाइम चाहिए, प्रोसेस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ज़रा आप भी बता दें कि एक्सरसाइजेस बताइए। हाँ, एक तो एक्सरसाइजेस भी जान लेते हैं, साथ साथ डाइट भी जान लेते हैं। आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि शादी में 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, या कोई भी हमने गोल अचीव करना है, या जी ईद आ रही है, हमने कुर्ता पहनना है। लोग कहते हैं हमें एक जादू की पूड़ी दे दें, हम वजन कम कर लें। उज़ैर की ही एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करती हूँ कि जब भी आप फैट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, आपने अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखना है ताकि आपका मसल मास जो है वो लॉस ना हो। प्रोटीन से मुराद है एग और चिकन, अंडे, मटन, बीफ, फिश, दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन स्टार्टअप में आपको किस तरह की अपनी डाइट रखनी चाहिए? अगर आप सबसे पहले आपने गंदा ऑयल अपनी डाइट से निकालना है, देसी डाइट की तरफ आ जाएं, देसी घी, मक्खन, इसको लेना स्टार्ट करें। लाइक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। गुड फैट्स को, गुड कोलेस्ट्रॉल को हमने ऊपर लेके जाना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम बार बार रोटी, चावल और ब्रेड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हमने कम करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोसेस्ड शुगर, जंक फूड, जितना भी और मेरा ख्याल है ये समझाना बड़ा जरूरी है कि आप जंक फूड खा के आए और फिर आप कहें जी मैं तो बेली फैट लॉस करूंगा, कोर की ट्रेनिंग करूंगा और जाके भी मैंने यही खाना है, तो उसका फिर फायदा तो कोई नहीं है ना, आप थका रहे हैं अपने आप को। मजदूरी है वो बेसिकली। अच्छा, अगली एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? ओके, एक बड़ी सिंपल वर्कआउट है जो कि आप कहीं भी बैठे, घर बैठे भी कर सकते हैं। उसका पोस्चर ये एक दफा देख लें, आपने अपनी नीज के ऊपर खड़े होना है, बिल्कुल ठीक है, और आपका पूरा वेट इस पर नीज के ऊपर और थाइस के ऊपर है। जस्ट कीप योर हैंड्स हियर और आपने सिर्फ ये सिंपल मूवमेंट करनी है। ऊपर जाते वक्त आपने अपने हिप को स्क्वीज करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और ट्राई टू स्क्वीज योर बेली, सो इट विल इंपैक्ट योर कोर आल्सो। दिस इज अ वंडरफुल वर्कआउट, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। तो देख लें, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि जिम जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम जिम जा नहीं सकते और हमारे पास तो बिल्कुल वक्त निकलता ही नहीं है। जो लोग वेट लॉस घर बैठ के भी ये ट्रेनिंग हो सकती है। 1 से 2 दिन की एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स का शिकार हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आपको क्या खाना है, किस तरह खुद को, ये खाली बिगिनर से नहीं, अगर कोई रेगुलर करने वाला भी हफ्ते बाद जाएगा ना तो उसे दोबारा से पड़ जाए, खास तौर पे थाइस की एक्सपीरियंस। अगेन एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। क्रैम्प्स जो है बेसिकली वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, बट अगर आप 2 दिन जाते हैं, 6 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन गए, फिर 6 दिन छुट्टी, तो अगर पड़ गए हैं तो फिर क्या करें? उसका कोई इलाज नहीं। क्रैम्प्स के लिए जरूरी है कि एक तो अपना आप उसको टाइम दें पूरा, वो 6-7 दिन पूरे लेते हैं, बॉडी में सोरिंग होती है। ये भी देखना पड़ता है कि उसमें फिर रेस्ट करना चाहिए क्रैम्प्स को भगाने के लिए, या फिर आपको वो अपना जो वर्कआउट है वो जारी रखना चाहिए, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। रेगुलर वर्कआउट आप करते रहें, मतलब क्रैम्प्स के लिए कोई दवाई नहीं है, बट क्रैम्प्स के लिए यही कि अपना बेसिकली अपना कैल्शियम इंटेक थोड़ा बेहतर कर दें, मैग्नीशियम इंटेक बेहतर कर दें, बिकॉज जब भी आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं सो मैग्नीशियम के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारे पास बनाना के सूरत में अवेलेबल है, तो वर्कआउट के दौरान आप वो यूज करें बनाना को। और सेकेंडली जो एक बहुत देसी रेमेडी जो मैं भी यूज करता हूँ, लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, वो आप हल्दी और दूध की होती है। अच्छा, तो सोने से पहले हल्दी वाला दूध वार्म, तो जिनके लिए पीना मुश्किल है वो क्या करें, आप बताएं ना ज़रा। उनको फिर हम ये कहते हैं, देखें अब जिनके मसल्स वीक होते हैं ना उनको भी तो पेन्स निकल आती हैं, तो हम सबसे पहले फिर विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं कि आप डाइट पे और एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक दफा अपना विटामिन डी लेवल और अपना विटामिन B12 लेवल जरूर चेक करवाएं, एंड देन गो फॉर द जिम एंड डाइट, और साथ ही साथ अपने सप्लीमेंटेशन और डाइट को मेंटेन करें। बताइएगा कि फ्रूट्स, कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत शुगर होता है, तो शुगर वेट गेन करता है, तो सूरत हाल में आप क्या कहेंगी कि फ्रूट्स कितने खाने हैं तो कितने खाने चाहिए, और ना जो लोग बिल्कुल नहीं खाते वो क्या करें? खाने चाहिए? मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि एतदाल, बैलेंस्ड, जब हम हर चीज़ बैलेंस्ड वे में लेके चलेंगे तो हमें वो नुकसान नहीं देगी। हम लोगों ने अपनी हेल्थ का इतना बुरा हाल इसलिए किया है क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं है, हमें जब भूख लगती है हम मंचिंग स्टार्ट कर देते हैं। फ्रूट्स में शुगर होती है, फ्रुक्टोज होती है जो कि अफेक्ट कर रही होती है। इफ़ द पेशेंट इज़ डायबिटिक उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर मैं हूँ, आप है, तो हमें अफेक्ट नहीं करेगी। बट उसी को ही हम अगर फ्रूट सैलेड की फॉर्म में ले लें और दोपहर में रखें, कोशिश करें कि दोपहर में सैलेड की फॉर्म में हम एक ग्रीन एप्पल ऐड कर लिया या एक कोई भी फ्रूट ऐड कर लिया। ना सिर्फ अच्छी डाइट जरूरी है बल्कि आपको टाइमिंग का बेस ख्याल रखना है, आप किस वक्त ख्याल है। उज़ैर, कोई एक और एक्सरसाइज हमारे देखने वालों के लिए जो कि वो आसानी से कर सकें, जिस तरह से पहले आपने बताई। एक और वर्कआउट है जिसमें हम इसको नॉर्मली बोलते हैं प्लैंक। अच्छा, प्लैंक इज द वेरी बेस्ट एंड वेरी फंडामेंटल वर्कआउट टू इंप्रूव योर कोर। ठीक है, आप प्लैंक के नॉर्मली लोगों को होता है कि यार हम किस तरह, इसका सिंपल पोजीशन होती है कि अगर अपने आप को आप एल्बो, इसको बोलते हैं एल्बो प्लैंक, इसका टर्मिनोलॉजी ये है। इसमें आपने अपना पूरा वेट डिवाइड करना होता है टोज के ऊपर और एल्बो के ऊपर, ठीक है ना, एंड योर मिडल बॉडी कंप्लीटली रिलाइंग ऑन योर बेली। यू हैव टू स्क्वीज योर बेली, दिस इज द राइट पोस्चर, स्लाइटली मूव, अपनी बट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे आप, बेली स्ट्रेट, टोज स्ट्रेट, दिस इज द पोस्चर। एंड नाउ द काउंट इज कि आपने इसको स्टार्ट करना है बिगिनर लेवल पे 15 सेकंड्स, देन ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें 30 सेकंड्स, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते आपका स्टैमिना बढ़ेगा एंड यू हैव अ परफेक्ट कोर। सो अगर आप कोर का कोई और वर्कआउट नहीं भी करते, अगर आप खाली डेली प्लान की प्रैक्टिस करें, so you have a wonderful core। अच्छा ज़ुनैरा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, स्मोकिंग और हार्मोन्स कितना असरअंदाज होती हैं हमारी बेली फैट के लिए? बहुत, एक तो अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत एक रिसर्च ने ये साबित किया कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आपने लिमिट करना है। स्मोकिंग, जब आप बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, स्मोकिंग करें, तो वो भी बेली फैट का कोज है। उनका तो जवाब ये है ना कि सिगरेट पी के हमें हजम हो जाता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। खाने के बाद हमने जरूर पीना, हम पीते नहीं है तब तक हमें हजम नहीं होता, इट मींस उनका हाजमा खराब है। दे हैव टू फिक्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। और हार्मोन्स भी अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। देखें, हमारी जब नींद नहीं ना पूरी होती तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत ट्रिगर होता है, कोर्टिसोल, जो कि जगह जगह पे बॉडी पे फैट एक्यूमुलेट कर रहा होता है। बेली फैट इज अ मेजर रीजन, यू नो,
और इसके अलावा अपना स्ट्रेस और हमने इस रीजन का जो है ना वो आज इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश की है और उज़ैर हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में और अभी भी मौजूद है और उन्होंने बताई वो एक्सरसाइजेज जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, घर पे क्या दफ्तर में भी कर सकते हैं और बस कोई आपको जज ना करे और आपकी तनख्वाह ना काटे। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी नाजरीन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मियाँ बीवी का रिश्ता किसी भी माशरे की बुनियादी अकाई होता है। एक मुस्तहकम घराना ना सिर्फ अफराद की ज़ाती खुशी का जामिन होता है बल्कि पूरी कौम की तामीर का भी अहम किरदार इसी में ही आता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में इस रिश्ते में दरारें आ जाती हैं और एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में जो तलाक की शरह है दैट इज़ 35% इजाफा हो चुका है और ख़ास तौर पे ये जो इजाफा है वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में इस शरह का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जैसे नजरियाती और मजहब के नाम पर कायम होने वाले मुल्क में तलाक की बढ़ती हुई शरह, इसके असबाब और सदेबाब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सोशल एक्टिविस्ट बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अमरीन, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि अभी मैंने एक रिपोर्ट आपके साथ और नाजरीन के साथ शेयर की, 35% इजाफा हुआ है तलाक की रेशो में। क्या समझती हैं इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक वजूहात एक इसकी नहीं है, इसमें सबसे मुझे मेजर वन इज लैक ऑफ ट्रस्ट एंड इकोनॉमिक। आई थिंक वो दोनों एक ही लेवल पे आएंगे। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं फैमिलीज, दे आर अनेबल टू, आई थिंक बहुत ज़्यादा लड़कों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है। वेयरएज अगर आप जॉब मार्केट्स देखें उसमें जो मिनिमम वेज है वो 17,000 है। वहाँ पे फिर उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर भी चलाए, रेंट भी दें। सो वहाँ से आई थिंक फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली क्रिपल डाउन करती है आपकी मैरिज को। और उसके अलावा ऑफ कोर्स लाइक आई सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट यू नो एंड डिसरिस्पेक्ट, और वो एक जेंडर में नहीं है, वो दोनों में समहाउ है, नज़र आ रही है, जो पहले ऐसे नहीं होता था। ठीक है। अच्छा अमरीन, इसमें जो आपने बड़ी अहम बात हाईलाइट की है कि तनख्वाह कम है लेकिन लाइफस्टाइल आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशंस का बड़ा मसला है। सोशल मीडिया के आप क्या समझती हैं, कितना बड़ा किरदार है कि मतलब उस पे वो दिखाया जा रहा है कि पुरतायुश लाइफ जो है वो गुजारी जा रही है, फॉरेन टूर हो रहे हैं जनाब, इस रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है। बेशक नॉर्मली वो एक दूसरे से बात ना ही करते हो, आइडियल ताल्लुकात ना हो दरमियान में। हाँ, आई थिंक ये जो है ना सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है और बच्चों पे, यंग माइंड्स पे, एक तो बच्चे भी नॉर्मली आपकी यो 22, 23 आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं लाइक यू आर सेइंग, उससे डेफिनेटली इफेक्ट होता है और एडवर्सली या नेगेटिवली इफेक्ट होता है। मगर एट द सेम टाइम अगर मैं वो केसेस बताऊं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या जहाँ पे बच्चों को अंडर थ्रेट, जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत ऐसे केसेस आए थे, सो उसमें फिर अवेयरनेस भी है। सो इट्स अ टू एज स्वॉर्ड इन अ वे कि कहीं पे आपको डिसइंफॉर्मेशन या बैड इन्फ्लुएंस भी मिलता है, बट एट द सेम टाइम आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है जिससे यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दो धारी तलवार है और आप पे है कि अब आप इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। प्रोफेसर साहब, दीन इस्लाम हमें इस मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में क्या बताता है हदीस की रोशनी में, और जो सरकार का अमल है वो हमें किस तरह से गाइड करता है हमारी ज़िंदगी में, और ये जो तलाक के बढ़ते केसेस हैं आपके नज़दीक इनकी क्या वजूहात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम इशू है जी आज के दौर में, ख़ास करके ये बहुत ज़ोर पकड़ चुका है। बेसिकली तलाक जो है लफ्ज़, वो इस्तेमाल ये ऑप्शन शरिया के अंदर भी अगर रखी गई थी तो वो इसलिए नहीं थी कि इससे सेपरेशन हो, इसको थोड़ा सा हमने मिसयूज़ किया है कि हमने सिर्फ इसको सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुरान पाक करेक्ट कीजिए हदीस मुबारका के अंदर जो इसका तरीक़ाकार भी बताया गया था वो ये था कि किसी सूरत भी जब मियाँ और बीवी का निभान ना हो रहा हो और उस दरमियान में सिर्फ एक ऑप्शन दी गई कि आपने एक दफ़ा सिंगल एक तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। और वो इसलिए है कि जब दोनों के अंदर थोड़े से ताल्लुकात की दूरी होगी तो वो समझ जाएंगे और फिर उनको पता चलेगा कि एक दूसरे की ज़रूरत क्या है और एहसास बहाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नतीजे के तौर पर वो फिर आपस में बहाल हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन भी रखी गई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि 3 तलाक़ें एक बार नहीं देनी, और इसको जो तलाक का तरीका भी है, कहते हैं अब गज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक,
अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम अगर कोई है तो वो तलाक का है। तलाक है, बेशक। अब 3 तलाकें हुजूर ने फरमाया इकट्ठी नहीं देनी, इसलिए नहीं देनी है कि उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होती। सही। तो ऑप्शन का मतलब ही यही था कि वो ख़ानदान टूटे ना। अच्छा, तीसरी बार का जो इसका है ना, वो आप इसको 30% का शेयर ले सकते हैं कि इंतहाई नागुफ्तबे हालात के अंदर जब नज़र आए कि 2 फैमिलियाँ अगर ये ऐसे ही जुड़ी रहीं तो इनके अंदर मसाइल और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कोई नुकसान का खदशा हो सकता है। ऐसी सूरत में ये इजाज़त दी गई कि अब एक अच्छे उसलूब के साथ, जो कुरान में लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, वो तसरीहुम बेएहसान, कि खूबसूरत तरीके से वो भी हो, वो किसी नाचाकी की सूरत में हो, लड़ाई की सूरत में ना हो कि हमारा निवाह नहीं हो सका, ख़त्म। एक दूसरे की बुराइयां बयान करने और चीज़ें बयान करने और अदालतों में केस ले जाने से बेहतर है कि उसको आप घर पे बैठ के ख़त्म कर लें। तो शरीयत के अंदर तो इसकी गुंजाइश इस हद तक है सिर्फ। अब रहा इसके अंदर फैक्टर्स, तो जिस तरह बैरिस्टर साहिबा ने जिक्र किया कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कहूँगा वो ये है कि शरीयत के इल्म की बहुत कमी है। बिल्कुल लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन कितनी आपने खूबसूरत बात की कि क्या हकीकत पन्हा है इसमें कि आप 3 तलाकें इकट्ठी मत दें, नहीं दे सकते, आप एक एक करके दे सकते हैं और उसमें आपको एहसास भी हो सकता है, रियलाइजेशन हो सकती है, जरूरत एक दूसरे की। बिल्कुल, तलाक का जो वर्ड आप यूज करते हैं वो गुस्से की हालत में करते हैं। कहते हैं जी शैतान के पास, कहते हैं ना कि पूरा दिन जब ये जो मजमुआ सबसे ज्यादा खुशी भी इसी पे बनाता है कि वो पूरा दिन जब शाम को वो तख्त लगाता है, लोग आगे उसको सब शयातीन उसके खबर देते हैं ये किया, वो किसी से खुश नहीं होता, उससे खुश होता है उस शैतान। जब मिजान में ये वाली खबर डाली जाती है, कहता है कि हाँ जब मैंने आज 2 खानदानों को तोड़ा है, तो वो बहुत खुश होता है। तो इसलिए बुनियादी फ़लसफ़ा तो यही है कि इसमें जो हमारी कोर वैल्यूज़ है ना, उसकी भी तो कमी है ना। हुल्म बुर्दबारी, जो टॉलरेंस है वो नहीं है, ठीक है, वो बहुत कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो फैसिलिटीज़ है ना उसकी कमी आ गई है आजकल के हवाले। अमरीन, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी आप बात कर रही थी इसी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर हम देखें लाहौर की अदालतों में 11,000 से ज़ायद केसेस हैं तलाक के, और वो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका कोई हल नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्या समझती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का किस हद तक हाथ है इस सिचुएशन के अंदर? अगर आप ये जो लाहौर के केसेस की बात कर रही हैं, उसमें मेजॉरिटी जो अगर आप देखें रीजंस ऑफ आस्किंग फॉर डिवोर्स या गोइंग फॉर डिवोर्स म्यूचुअली, वो यही है डोमेस्टिक वायलेंस, थेफ्ट, और तीसरे नंबर पे है इनफिडेलिटी। सो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से यू ऑप्ट फॉर। कोई भी आई डोंट थिंक जानबूझ के उस पे इस लाइन पे जाना चाहेंगे कि भाई उनका घर टूटे, अनटिल अनलेस कोई अनबेरेबल फैक्टर इन्वॉल्व हो। और इसमें आई लाइक टू ऐड कि ये इन फैक्टर्स के अलावा अगर आप देखें अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट है दोनों साइड्स के पेरेंट्स के, जो ना चाहते हुए भी कुछ कपल्स वो अंडर प्रेशर, क्योंकि वालिद साहब ने कहा है या वालदा ने कहा है इसलिए तलाक दे रहा हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर। और सिर्फ लड़के के साइड से ये नहीं होता, लड़की की साइड से भी यही होता है। सो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ऑब्वियसली आर देयर। एंड आई थिंक सेकेंडली हमें ट्रेन भी नहीं किया तो मेंटली अब ऑल ऑफ अ सडन आपको एक शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, मगर एट द सेम टाइम आपको आपने बड़ी अहम बात की है। ये भी बताइएगा कि शादी से पहले और बाद में कितनी काउंसलिंग की जरूरत होती है ताकि दोनों जो है ना, जो कपल है उनका निभाव हो सके। देखिए, काउंसलिंग की इन द सेंस कि इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू गेट मैरिड और उस वहाँ पे फिर अगर औलाद हो जाती है, लड़के के लिए और लड़की के लिए दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है, एंड अपार्ट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस आपकी मेंटल चेंजेस भी आती हैं। सो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को खैर इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। एंड आपकी जो काउंसलिंग अगर है और अगर बड़ी अच्छे बुनियाद पे और अच्छे ऑन मेरिट काउंसलिंग है, यू सी, देन यस डेफिनेटली यू नीड टू हैव समवन टू टॉक टू ट्राई एंड सॉर्ट दिस आउट। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में अकॉर्डिंग टू मी और बहुत से लोगों का भी मानना है कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे मर्द हजरात बात करना पसंद नहीं करते, चीज़ें सॉल्व करना पसंद नहीं करते, खामोश हो जाते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है फाइट की या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि भाई बाद में बात करेंगे, मैं बाहर जा रहा हूं, तो बड़े गलत अंदाज में। तो क्या समझते हैं कि ये आंसर है मियाँ बीवी की तलाक तक बात ले जाने में, या कोई अलहदा से जो दरारें पड़ जाती हैं रिश्तों में, जो पैचअप नहीं हो पाता?
जी बिल्कुल, ये फैक्टर है और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये मेजर फैक्टर है। उसकी वजह ये होती है कि ये दो रिश्ते ऐसे हैं, अगर ये एक दूसरे को ना समझ सकें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनका आगे चलना। शब रोज़ इकट्ठे गुजारने हैं, आपके पूरे ख़ानदान जो कि एक मुस्तकबिल है आपका, उसकी आपने परवरिश करनी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी अच्छा है। कम्युनिकेशन ना, ये वैसे भी एक जो जनरल नॉलेज की बात है कि हमारे 80% जो मसाइल हैं वो कम्युनिकेशन का शिकार जी, है, मिस कम्युनिकेशन का। बिल्कुल हम या प्रॉपर बात कन्वे नहीं कर पाते या अगले बंदे को प्रॉपर बात समझ में नहीं आती सही। और वो रिप्लाई कर देता है। और हमारे घरों की नाचाकियों का भी एक बड़ा सबब ये है। इसको अगर मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं जो हदीस मुबारका की वो जो निचोड़ है कि आप कोई भी जो बात है ना उसको बस वेट ना करें अगले बंदे का कि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई और मैंने रिप्लाई तैयार पहले करके सुन रखा लेना हुआ है। चाहिए किसी को पहले पूरा। सुन लें, पूरी तसल्ली से सुने, तहम्मुल मिजाजी से, फिर कुछ देर के लिए सोचें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सब्र है वो क्या, अस्सदमातु फिस्सदमातिल ऊला, जो मुसीबत आपके सर पे आ जाए या कोई बात आपके सर पे आ गई उसके इब्तिदा में चंद सेकंड के अंदर जो आप कंट्रोल करते हैं अपने आप को, ये सब्र है। अब आज की मेडिकल साइंस को भी आप ले लें तो वो ये कहते हैं कि आपके जो 4 यानी 3 पोर्शंस में इसको तकसीम करते हैं, तो लाशऊर तक आपके जो ले जाने के लिए जो आपका मैसेंजर है वो सिर्फ 30 सेकंड तक एक्टिव होता है। अगर आपने फौरी पहले ही बात को लेकर आप एक्शन में आ गए और रिएक्शन देना शुरू कर लिया तो आपका मैसेंजर जो है ना वो दिखाते भी हैं उसके अंदर कि वो रेड हो जाता है, यानी वो काम करना बंद कर लेता है। तब वो बात आपके लाशऊर में जाएगी नहीं तो आप सोचेंगे क्या? जब आपने सोचा ही नहीं, आपके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया, तो अब आपके दिल में जो है वो करें। फिर वो जो हम देख रहे होते हैं कि वो हैवानों की तरह लड़ाई हो रही होती है, गाली गलोच हो रही होती है, गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं करते, बच्चों के सामने जांघें हो रही होती हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकाली जा रही होती हैं, ये सब तब होता है। तो कंट्रोल बेहतरीन तरीका ये है कि हमेशा जो आपने बात की, मैं तो कहता हूँ कि हमारे तो मसाइल का, हम तो मेजर मसाइल मिसकम्युनिकेशन का शिकार है। बिल्कुल ठीक आपने कहा प्रोफेसर तसल्ली साहब, से हाँ। सुन लें, तसल्ली से जवाब दे दें, बहुत सुन के रिप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। अमरीन, ये बताइएगा कि तलाक को रोकने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए ख़ानदान, फैमिली का क्या रोल बनता है, कितना किरदार वो अदा कर सकते हैं, सोसाइटी, माशरा हमारा कितना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अगर तलाक रोकना इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ देम, ये चीज़ बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये दोनों के लिए बेहतर है कि इनकी, वरना अगर तलाक ही एक आंसर है सारे प्रॉब्लम्स का तो फिर पहले वो तलाक के लिए ऑप्ट करें। अगर खैर अगर वो नहीं हो सकता, येस फैमिली हैज़ टू बी इन्वॉल्व, उनको बड़ों का बड़ा इफ़ेक्ट होता है जब वो बच्चों को समझाएं। मगर मुझे लगता है समहाउ अभी जो जैसे लाइक आई हैव सेड कि कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं आप प्ले कर रहे एज एडल्ट्स अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत में, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है कि शादियाँ टूट रही हैं और शादियाँ टूट रही हैं और आप एक्चुअली इनकरेज कर रहे हैं कि फादर्स भी इनकरेज कर रहे हैं बेटों को कि हाँ इसको तलाक दे दो, मदर्स भी कर रही हैं, और लड़कियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अदालतों में कि जी हमें कोई पैसे और बड़ा प्रोफेसर साहब आप भी इस पे अपनी राय दीजिएगा कि बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया हमने अब इस चीज़ को ना। अमरीन की बात से ये नुकता निकलता है कि अब कोई मसला नहीं रहा, वो कहते हैं ठीक है जी आप अपना उठाएं सामान और आ जाए। जो बात इन्होंने की है ना, ये शरीयत के अंदर प्रॉपर प्रिंसिपल दिया गया है कि अगर थोड़ी सी भी नाचाकी होने लगे तो एक बंदा औरत की तरफ से और एक मर्द की तरफ से, ये कुरान पाक ने भी तरीका सिखाया है और हदीस मुबारका में सिखाया गया है, वो दोनों बैठ जाएं और उनकी आपस में बातचीत करवा के उस बात को ख़त्म करें। क्या खूबसूरत आज जब हमने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से इनकार कर दिया और उनको इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है, और जिस तरह शुरू में भी बात हुई कि काउंसलिंग ही नहीं है, किसी की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो नतीजा यही निकलेगा। और उससे बढ़ के ये है, बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसका शरीयत ने ये चीज़ें रखी इसीलिए थी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि औरत जो है वो मर्द की पसंद और नापसंद का ख्याल करे, वो कहाँ पसंद करता है, क्विकली जरा राय दे जाए, किससे दीजिएगा बात अपने करे। कि क्या रवैया बेहतर करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए मियाँ बीवी को। आई वुड से रिस्पेक्ट, प्लीज प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर, और आप किसी भी रिलेशन की फाउंडेशन कौन सा क्विकली रवैया बेहतर करना चाहिए मियाँ बीवी को? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपना मुस्तकबिल, अपने माँ बाप, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए बर्दाश्त करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल, सबसे बड़ी उन सबको भी जो है ना वो नज़र में रखना चाहिए कि वो भी सब आपसे ही लिंक्ड हैं और एसोसिएट हैं।
तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। और इसी के साथ हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो कुछ दीगर मामलात पर आप बहस करेंगे, बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे। और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने सिफारती बहास पर एक बड़ी कामयाबी समेटी है और SCO जो है इसका कामयाब इनेकाद हुआ। पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी गई और पाकिस्तान को एक जानिब दुनिया ने सराहा तो भारत ने भी पाकिस्तान को सराहा है और भारत भी तारीफ किए बिना पाकिस्तान की नहीं रह सका। और इसके अलावा हमने देखा कि इजलास से खिताब के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर दहशतगर्दी के खात्मे पर भाषण तो देते रहे, मगर वो कनाडा को भूल गए कि वहाँ पर उनके खिलाफ क्या बातें हो रही हैं और हरदीप सिंह निज्जर का जो मामला है उस पर कितनी लेदे हो रही है भारत की। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, तमाम सूरत हाल पर नजर डालेंगे। हमारे साथ गेस्ट सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूँगी सबसे पहले बताइएगा ये SCO की कामयाब इनाकाद पर पाकिस्तान को भारत समेत बहुत सारी पूरी दुनिया से बहुत पजीराई मिली है और बहुत सराहा गया है। हुकूमत इसकी कामयाबी को किस तरह पोर्ट्रे कर रही है और ये पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज लेकर जा रही है ये कॉन्फ्रेंस? जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर दुनिया के 8 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हों, फिर 2 वज़ीर ख़ारजा हों पाकिस्तान में, ईरान के वज़ीर हों, तो बदाते खुद ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। और ये एक ऐसी तंजीम की गैदरिंग है जिसकी आबादी दुनिया की 40% से ज़्यादा है, जिसकी GDP यानी इकानमी दुनिया की 32% से ज़्यादा GDP है। और फिर उसमें पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस जैसे 4 एटमी ममालिक के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा बैठे हों और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं जिनमें से 2 यहाँ बैठे हों, यानी उनके वज़ीर आज़म रूस और चीन के हों, तो बताते खुद ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। सेकेंडली पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है ये इजलास मुनक़िद करने के बाद कि पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जितने मर्जी सरबराहान आ जाएँ, वो इंडिविजुअल आएँ या एक ग्रुप की शक्ल में आएँ। इंडिविजुअल मीन जैसे 14 तारीख को चीन के वज़ीर आज़म सबसे पहले आ गए थे, 2 दिन उन्होंने 2 तरफा दौरा किया, या फिर कल शंघाई तावन तंजीम के हुकूमती सरबराहान के इजलास में सारे मंदूबीन शामिल थे। तो पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। और उसमें आपने देख लिया कि हर इदारे ने, हर डिपार्टमेंट ने, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने या सेक्शन ऑफ जो गवर्नमेंट है उसने भरपूर तरीके से अपना काम किया। सिक्योरिटी के मामलात, सिक्योरिटी इदारों ने बड़े अच्छे, इस्लामाबाद पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो या आर्टिकल 245 के तहत फौज डिप्लॉयड थी, एक थ्रेड बेयर जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन थी वो थी अपनी जगह पे। इसी तरह से मीडिया, जो फॉरेन मीडिया आया, यानी रूस की तरफ से कोई 60-70 जर्नलिस्ट थे, भारत के जर्नलिस्ट बड़े अरसे बाद आए थे। तो मीडिया सेंटर जो बनाया गया पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, एक एक्सीलेंट स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर सहूलियात फराहम की गई। फॉरेन ऑफिस के लोग, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग कोई 1 महीना पहले शायद ही कोई प्रॉपर वक्त पे आया हो, प्रॉपर वक्त पे गया हो, वरना हर कोई हमें मसरूफ नजर आया। तो एज अ नेशन पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया कि हम पुरअमन भी हैं और हम दुनिया को होस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। शौकत पराचा साहब ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि भारत जो है उसने, जयशंकर ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे की बात की और दबे लफ्ज़ों में कुछ और भी कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी दूसरे मुल्क को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी को, अलग रियासतों की बात की। तो वो क्या कनाडा और खालिस्तान का हवाला दे रहे थे? देखें, जो SCO है जब ये बनी थी और जैसे एक्सपेंड हुई, जहां कनेक्टिविटी और माशी तामन जो है वो इसका एक कंपोनेंट है, इसी तरह से टेररिज्म का खात्मा भी इसका कंपोनेंट है। रैट्स एक इसका इदारा है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, उसके डायरेक्टर भी आए हुए थे। ठीक है। इट मीन्स के जो शंघाई तावन तंजीम का जितना एजेंडा है या जो इसके प्रोग्राम्स हैं या मैकेनिज्म हैं, उसमें टेररिज्म का खात्मा
सबसे अहम जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अब भी दहशतगर्दी का शिकार हो, या अफगानिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं, पनाहगाहें हैं, वो आते हैं, वो पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, दैट मीन्स के टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान खुद है। जयशंकर ने जो बात की, एक इंडिया का पर्सपेक्टिव रहा है माजी में और उसको अभी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जो एलामिया आया, एलामिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कहता रहा। सिर्फ SCO के एलामिया में नहीं है, बल्कि जो चाइना के साथ हमारा 2 तरफा एलामिया आया परसों रात, उसमें भी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव कश्मीर पे, फॉर एग्जांपल, कि कश्मीर, चीन ने भी तस्लीम किया कि कश्मीर एक तारीख का छोड़ा हुआ अधूरा चैप्टर है, अधूरा ये तारीख में अधूरा ये एक अमल है। तो जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं उसको भी उस स्टेटमेंट में एड्रेस किया गया। ये नहीं हो सकता कि अगर 10-15 साल किसी एक मुल्क का अपना नैरेटिव रहा हो और एक मुलाकात में वो ख़त्म हो जाए। हम अपना नैरेटिव दे रहे हैं, दूसरे मुल्क अपना नैरेटिव दे रहे हैं। बिल्कुल। शौकत साहब, अब बात कर लेते हैं कुछ आईनी तरमीम के हवाले से। तो हुकूमत ने आईनी तरमीम के हवाले से आज दोनों ऐवानों का अहम इजलास तलब किया है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों में इत्तफाक राय पैदा कर पाएगी, जनरेट हो सकेगा, एक पॉइंट पे ये लोग आ सकेंगे क्या? देखिए, लाहौर में गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई, यकीनी तौर पर एक तो उन पुरानी मुलाकातों का तसलसल सा, पुरानी मुलाकातें मीन के पहले आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, फिर मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के पास गए थे, फिर वो 14-15 सितंबर की जो रातें थीं दो, उसमें भी पूरी हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी या दीगर जाते रहे मौलाना के पास। फिर परसों मौलाना साहब कराची गए मिलने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से। फिर कल सदर आसिफ जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके अपने जो पार्टी कायदीन हैं, दीगर साथी हैं, हर जमात के, वो इकट्ठे थे। एक चीज़ तो मौलाना साहब ने खुद क्लियर कर दी रात को, और उन्होंने कहा कि जो अदलिया के बारे में मामलात थे इस आईनी तरमीम में, उस पर हमारा इत्तफाक राय हो चुका है। ये तरमीम तो है ही अदलिया के हवाले से, अदालती निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से। तो अगर आपने अदलिया के बारे में मामलात पर इत्तफाक राय कायम कर लिया तो बाकी रह क्या गया? फिर बाकी तो एक जो सियासी मैसेजिंग होती है। मसलन आज मौलाना साहब ने कहा था कि हम बात करेंगे, मिलेंगे PTI के रहनुमाओं से, PTI वालों से वो आज मिलेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के आज इजलास हैं यहाँ पर। अगर तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत और मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के माबैन बातचीत रात को इत्तफाक राय वाकई हो गया है, तो फिर आज हो सकता है सेनेट में पेश कर दिया जाए। बज़ाहिर कौमी असम्बली और सेनेट के आज जो एजेंडा सामने आए हैं उनमें इस तरह की कोई मोशन नहीं लिखी हुई जिसके तहत सेनेट में या कौमी असम्बली में ये आईनी मसवदा पेश किया जा सके, क्योंकि आइन के आर्टिकल 239 और उसकी क्लॉज 1 के मुताबिक कोई भी तरमीम का बिल या वो कौमी असम्बली में पेश हो सकता है या फिर वो सेनेट में पेश हो सकता है। लिहाजा कदगन नहीं है कि पहले किस ऐवान में आएगा। ठीक है। अच्छा शौकत बराचा साहब, ये भी कहिएगा कि जो तीनों जमातें हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं। JUI कहती है कि आप जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसके 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत बना दें। पीपल्स पार्टी कहती है आईनी अदालत ज़रूर बनाएं, लेकिन जो 3 साल उम्र बढ़ानी है वो ना बढ़ाई जाए जजेस की, जबकि नून लीग इस बात की हामी है कि 3 साल तक की जो मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ाई जाए। तो सर क्या इसकी सूरत निकल सकती है? जो भी कल रात इशाइये पे मुलाकात हुई होगी तो आगे चलकर क्या पिक्चर क्लियर होगी और किस तरह की मामलात पर, किस नुक्ते पर इत्तफाक राय पैदा हुआ होगा तीनों जमातों के माबैन? देखें, हतमी तौर पर तो अभी कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो PTI के रहनुमाओं से मिलेंगे। और कल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी ये बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे, मैं उनको कोट करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने भी इस आईनी तरमीम में, ये तो नहीं कहा कि हमारी तरफ से वो शामिल की गई हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें
जो नापसंदीदा थी वो निकलवाई गई हैं मौलाना फजल रहमान के नज़दीक। अब ये जो रात को इत्तफाक राय हुआ, अगेन आई कोट मौलाना फजल रहमान के आईनी तरमीम में अदालती मामला पर हमारा इत्तफाक राय हुआ है। पहले यही इत्तफाक राय कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मौलाना का हुआ परसों। उन्होंने खुद भी कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI मुत्तफिक हो गए हैं। रात को वही इत्तफाक राय नून लीग के साथ हो गया लाहौर में, और नून लीग हुक्मरान जमात है। आज मौलाना साहब वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे PTI के साथ। फिर देखते हैं कि PTI अगर जैसे बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि बहुत सारे जो चीज़ें गैर पसंदीदा थी पहले ड्राफ्ट में, जिसको मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि हमने पहला ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया था, अगर वाकई वो चीज़ें निकल जाती हैं तो PTI आके ऐवान में तो नहीं बैठेगी जो आप कह रहे हैं कि इत्तफाक राय सब में हो जाएगा, लेकिन कम से कम फिर PTI भी कह सकती है कि देखें हमने लड़ाई लड़ी, फला चीज़ हमने आईनी तरमीम से निकलवा दी। इस हद तक वो कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जब भी कोई नई तरमीम आती है, इस पर तो हम काफ़ी आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं, जब भी कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो, कोई तरमीम आए, कोई भी इस तरह का नया प्रोसीजर स्टार्ट होता है स्टेट के अंदर, तो कोशिश यही होती है कि अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए बेहतरी हो। तो समझते हैं कि आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो इससे पाकिस्तान के अवाम को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये सवाल बड़ा अजीब सा मैं सुनता हूँ, देखता भी हूँ कि जी आईनी तरमीम में अवाम का क्या फ़ायदा है। 1973 का आइन बनाया गया, फिर कोई कह दे कि अवाम का क्या फ़ायदा है, कोई कह दे 18वीं तरमीम पास हुई तो अवाम का तरमीम का मकसद चीनी, घी, डालडा इसकी कीमतें मुकर्रर करना या कम करवाना नहीं होता। ठीक। तरमीम का मकसद होता है कि आपका एक ऐसा निज़ाम आए। आइन बनाने का मकसद होता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कि अवाम का और हुक्मरानों का आपस में क्या ताल्लुक है। 73 के आइन में अवाम को हाकमियत का हक अल्लाह के बाद दिया गया है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपने मामलात चलाएंगे, और इसी वजह से हम कहते हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लिमान को कानून बनाने का हक हासिल है, अख्तियार हासिल है, आइन में तरमीम करने का अख्तियार हासिल है, क्योंकि पार्लिमान अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है। जो अवाम की एस्पिरेशंस होती हैं वहाँ ऐवानों में आकर वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मसलन MKM का बड़ा मुतालबा है कि 148 को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी उसके हक में फैसला दे चुकी है, जो कि लोअर लेवल पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं यानी लोकल बॉडी सिस्टम है उनको एम्पावर करता है। अगर एम्पावरमेंट आती है, ये आर्टिकल पर अमल दरामद होता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस फैसले पर अमल दरामद होता है जो लोकल बॉडीज़ के पास है, तो क्या वो लोगों की आवाम की एम्पावरमेंट नहीं होगी, आवाम का फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, एक निज़ाम में अगर एक मुंतखब ऐवान एम्पावर होता है, ये तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह दिया कि 3 सेकंड आप खड़े होने तक आपको सजा, आप कन्विक्ट हैं तो आप घर चले जाएं। वो मुंतखब नुमाइंदा अवाम ने मुंतखब किया, कौमी असेंबली अरकान ने उसको इलेक्ट किया। ये बिल्कुल शौकत बराचा साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो आइन है ये इस बात का तयन करता है कि आखिर चलेगा किस तरह, चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो शोबिस की दुनिया की चकाचौंध हैरान कुन है। ये लोग हमें एंटरटेन भी करते हैं, हमारे दिलों में बसते भी हैं। आइए जानते हैं इसी दुनिया की गर्मा गर्म खबरें, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें गर्मा गर्म खबरें ही देते हैं, फिल्म और गॉसिप्स भी बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारे साथ शेयर करते हैं। ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग हारून। हारून, हमें ये बताएं कि किसी भी ड्रामे की कामयाबी में उसका OST बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। कई हमने ड्रामे ऐसे भी देखे कि ड्रामा हिट नहीं हुआ लेकिन OST बहुत ज्यादा हिट हुए। तो इस वीक कौन सा OST है किस ड्रामे का जो कि शायकीन के दिल में उतर गया? अभी जो फिलहाल ड्रामे ऑन एयर हैं उसमें तो कभी मैं कभी तुम का OST जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और ड्रामे के साथ साथ उसकी मकबूलियत जो है वो जुड़ी हुई है, और ड्रामा की मकबूलियत में उसका एक बहुत बड़ा किरदार भी है।
तो कभी मैं कभी तुम का जो खूबसूरत सा OST है, बिल्कुल धीमा धीमा सा, वो बड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है, तो इसलिए व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है। और OST की रिवायत हमें पता है पाकिस्तान में इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि हमने हमसफर देखा तो OST के साथ देखा, और हमने जो भी ड्रामे हम अगर तेरे बिन देखा तो हमने OST के साथ देखा, तो OST बड़ा अहम रोल अदा करते अच्छा हैं। अरुण, ये बड़ी अहम बात है कि अभी तक ये जो है ये ट्रेंडिंग में जा रहा है ये गाना। बिल्कुल, और इससे पहले जिस तरह आपने हमसफर की बात की है, वो तो इतना ट्रेंड किया, उसकी वीडियो और वो ब्लैक कलर की फ्रॉक और वो डिजाइनिंग और ब्लैक कलर का जो थीम था, वो तो मतलब अब तक नजफ को लोग सारी नहीं भूल सके। याद है, सारी बातें हस्बर की हुई हैं, लेकिन हम अभी अपने नाज़रीन को जो उनका जी नजफ ने ब्लैक कलर के कपड़े बनवाए उसके बाद। हाँ जी बिल्कुल, और आज भी मैंने इस पर बात करनी थी, आज भी ब्लैक पहना हुआ, व्हाई नॉट, टॉप पहनते हैं ब्लैक कलर का, बड़ा सूथिंग सा ये गाना है और बड़ा शुएब अच्छा एहसास हो लोगों के जी, यंग लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है। आजकल इसी तरह का म्यूजिक सुना जाता है, तो बड़ा क्लेवर उन्होंने जो फिल्म के ड्रामे के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक क्लेवर चॉइस की कि उन्होंने इसी तरह का OST भी रखा। बिल्कुल हारून, अभी आपका मूड अच्छा किया, अपना भी मूड अच्छा हो गया, नाजरीन का भी अच्छा हो गया, अब थोड़ा सा खराब कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात खराब करने कर रहे हैं, तो मतलब अब हम आपको फिर एक दूसरा ही रुख दिखाते हैं, बिल्कुल यानी मौसीकी का बिल्कुल पैरेलल। तो मेरा ख्याल है इन्हें फिर चाहत फतेह अली खान का गाना बड़ा पसंद आएगा। मैं तो यही कहूंगा कि ये प्लीज अंकल वाकई आप ये बंद कर दें, अब बहुत हो गया। ये करण ओजला ने भी यही कहा कि अब ये जो है ये चाहत फतेह अली खान को बस कर देना चाहिए। अच्छा, करण जौहर ने फॉर इंस्टेंस इसको बहुत शाउट आउट दिया जी, तो मेरे ख्याल में वो भी एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि ये वाकई मौसीकी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और चाहत फतेह अली खान को कमेंट करें। अरुण ये ज्यादती नहीं है, ये तो बल्कि बंदा कहता तूने तो तौबा तौबा करा दी यार, अब खात्मा कर दे इसका। बिल्कुल तौबा तौबा करवा दी। अच्छा बताइएगा हारून, इसके बाद किसी अच्छे गाने को बर्बाद ना करें। जी बिल्कुल, हारून बताइएगा टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा कौन सा चल रहा है इस हफ्ते? अच्छा, जो ड्रामे मशहूर हैं, बिस्मिल आपको पता है, कभी मैं कभी तुम, ये तो हमें पता ही है कि इसकी स्टोरी भी पता है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अभी एक जो नया ड्रामा जिसकी अब मेरे ख्याल में 3rd एपिसोड आने वाली है, 2 एपिसोड आ चुकी हैं, वो है सुन मेरे दिल। जियो एक चैनल के ऊपर आ रहा है ये, और ये ड्रामा भी एकदम से जो है ना मकबूलियत इसने हासिल की, और उसकी बड़ी अहम वजह इसकी जो लीड कास्ट है वो है, और वो है वहाज और माया अली, और ये दोनों जो है बहुत अरसे से नाजरीन जो है वो उनको देखना चाह रहे थे साथ। आपको याद होगा जो बिछड़ गए हम, वो एक ड्रामा सीरियल था जिसमें ये दोनों इकट्ठे नजर आए थे, और उसके बाद अब इस ड्रामे में इनका पेयर नजर आ रहा है, और ये असल जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनकी एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है जो कि स्क्रीन के ऊपर नाजरीन को देखने को मिलेगी। और लिखने वाले हैं बहुत बड़े हमारे लिखारी जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, तो वो जो है वो उनकी कहानियां अच्छी होती हैं, डायलॉग्स इंटरेस्टिंग भी बहुत होती हैं। लेट्स सी, ये ड्रामा बहुत जल्दी, वो खुद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, उनकी कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं जी जी, और बड़ा डर के अदब के साथ उनका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं और अक्सर जो है ना वो बिल्कुल, वरना किसी शो में बैठ के वो आपको याद कर लेंगे फिर हारून। इससे पहले कि वो मुझे याद करें, मैं उनको बहुत इज्जत एहतराम के साथ सलाम करता हूँ, और उसके बाद ये तबसरा कर रहा हूँ कि अच्छा, मजे की बात ये कि ये वही चैनल है जिसने पहले ये ऐलान किया था जब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि अब वो खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ कभी काम नहीं करेगा, और खलील साहब ने भी ये कहा था कि मैं इस चैनल के साथ कभी काम नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह की जो डेफिनेट स्टेटमेंट्स है ना, वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब वो दोनों फिर इकट्ठे ये ड्रामा कर रहे हैं, वो चैनल भी और खलील साहब भी। तो इस तरह की इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं कि आपके पास कोई लामहदूद ऑप्शंस हो, आपने घूम फिर के आना तो वही है। उसके बावजूद भी हारून मेरे ख्याल में इस तरह की हार्श और इतनी सख्त और सीरियस स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आज आपका दिन बुरा किसी के साथ गुजरा है तो कल अच्छा भी गुजर सकता है। अच्छा, आपकी राय जानना चाहेंगे इस हवाले से कि लंदन में होने वाला जो कॉन्सर्ट था जिसमें दिलजीत और हानिया की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमने देखी, हानिया ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया पाकिस्तान को, दिलजीत ने बहुत प्रेज किया, एडमायर किया हानिया को, उनके ड्रामों को, उनके जेस्चर्स को, तो आप समझते हैं कि हानिया पाकिस्तान की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगी फर्दर मोर? बहुत खूबसूरती से और बड़े अच्छे तरीके से, मॉडस्ट तरीके से, हालांकि दिलजीत ने उनको कहा कि इतनी बड़ी स्टार आई हो और फिर वो सिर्फ जो है वो कॉन्सर्ट में जो सुनने वाले हैं उनके साथ बैठी हो, फिर उन्होंने उनको स्टेज पे बुला लिया, तो हानिया के लिए दिल है। लेकिन ये है कि उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरह वो अपने ड्रामों को, स्क्रिप्ट्स को चूज करती हैं, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इंशाल्लाह विद इन ईयर्स
आई वुड से कि हानिया विल इमर्ज एज एन इंटरनेशनल ब्रांड फॉर पाकिस्तान, और वो फिर जो है पाकिस्तान की तो रिप्रेजेंटेशन शुएब, ये देखें ना, दोनों जानिब से बड़े गुडविल जेस्चर्स हैं जो कि एक्सचेंज हो रहे हैं और बड़े खुश मिजाजी से पेश आते हैं और एक दूसरे को प्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया पर भी। लेकिन दूसरी जानिब जो फैसला साज हैं उनको क्या कहेंगे? देखें, मौला जट इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म है पाकिस्तान की, उसको जो है वो दिखाने की इजाज़त ही नहीं दे रहे भारतीय शायकीन को। जी बिल्कुल फॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमारी फिल्म वहां जाएगी और दिखाई जाएगी सिनेमाज में, और सिनेमाज का के थ्रू जो है वो एक डिप्लोमेसी भी किरदार अदा करती है। लेकिन ये है कि वहाँ के जो, मुझे लगता है इस वक्त जो रिजीम है वो इतनी क्लोज माइंडेड है कि वो कोई विजन नहीं रखती इस सिलसिले में, तो उन्होंने जो है वो ऑफ कोर्स नहीं लगने दी फिल्म। हालांकि वो एक अच्छी खूबसूरत फिल्म है और एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट मिल सकती थी, क्योंकि बॉलीवुड से अभी इतनी अच्छी फिल्में नहीं आ रही, तो उनको भी जरूरत है कि उनके सिनेमाज की तरफ लोग आएं, तो अच्छी फिल्मों के थ्रू आएं। अब OTT के बाद तो और भी मुकाबला सख्त हो गया है सिनेमा का और OTT का, तो अगर उनको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा था तो इट्स देयर लॉस। हमने तो बहुत एंजॉय की है और फिल्म हमारे हिसाब से सुपर डुपर हिट भी है। अगर उसके बजट के साथ उसको मैच किया जाए तो फिल्म ने बहुत पैसा कमाया। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो भारतीय अवाम है जो कि हमारे ड्रामों को बड़ा पसंद करती है, बड़ा प्रेस किया जाता है, बड़ी तारीफें की जाती हैं पाकिस्तानी ड्रामास की, उनको भी अपनी ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा ज़रूर करना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही तो कोई अच्छी फिल्म अगर आ रही है तो उसे लगने दे आप सिनेमास में। जी बिल्कुल, आई थिंक फनकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डालें कि भाई हम अगर आर्टिस्ट हैं और हम दूसरे मुल्कों में जाकर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसी तरह दूसरों के लिए हमारी भी मार्केट खुली होनी चाहिए। तो ये फनकारों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पता है कि वहां पर अभी किस किस्म के हालात हैं। आपने देखा सलमान खान के साथ क्या हो रहा है, शाहरुख खान के साथ माजी करीब में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी फनकार थोड़ा घबराते भी हैं कि अगर वो इस किस्म की कोई प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं तो पता नहीं गवर्नमेंट उनको किस तरह विक्टिमाइज करेगी। तो मेरे ख्याल में अभी इंडिया में कोई चेंज आने वाली नहीं है जब तक ये सरकार बैठी है। हारून, आपसे तो बातें करने का इतना मजा आता है और वक्त कहाँ गुजर जाता है समझ ही नहीं आता। ये आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान और चाइना में ड्रामा और फिल्म पे को प्रोडक्शन के हवाले से ज़रा खबरें सुनने में आ रही हैं, आप बताइएगा कि ये खबरें दुरुस्त हैं, क्या हकीकत है, और दोनों मुमालिक की जानिब से क्या ये जो वेंचर है हो पाएगा, जॉइंट वेंचर? अच्छा, मैं आपको 1975 में मेरा नाम है मोहब्बत, बाबरा शरीफ की और गुलाम मोहिउद्दीन की फिल्म जो थी वो लव स्टोरी एक अंग्रेजी फिल्म थी, उसके बेसिस पे बनाई गई थी और वो फिर चाइना भी गई और चाइना की मार्केट में उस वक्त 60 मिलियन टिकट्स उसके बिके थे और एक सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी क्योंकि वो असल में एक चाइनीज फोकलोर के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। 1975 में फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई, 81 में चाइना गई थी। उसके बाद हमने देखा एक दो ड्रामे पाकिस्तान टेलीविजन ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने और वहां के टेलीविजन चैनल्स ने मिलकर बनाए, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को चाइना की मार्केट की तरफ देखना चाहिए। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सिनेमाज बेतहाशा हैं चाइना में। तो अब वो आपको याद होगा इशरत मेड इन चाइना एक फिल्म आई थी अभी पिछले दिनों मुहिब मिर्जा की। तो इस तरह की फिल्में और फिर वो फिल्में जो कि फिर हम चाइना भेज सकें, डब करके भेजें, सबटाइटल्स के साथ भेजें और चाइना की मार्केट में भी लगाई जाएं। हर मैदान में हम उनके साथ हारून पहले जॉइंट वेंचर कर रहे थे, तो इसमें क्यों नहीं, इसमें भी आयरन ब्रदर्स हैं, तो हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना और यकीनन लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट का सामान है वो इससे पैदा होगा, दोनों तरफ से जो लोग हैं वो एंजॉय करेंगे इस चीज। और हमारा मन नहीं करता ये सेगमेंट खत्म हो, पर क्या करें, वक्त की किल्लत है। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जिंदगी में लोगों को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था, I always like walking in the rain so no one can see me crying। और इसके बाद हमें एहसास होता है कि जो आंसू हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, मेडिकली इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है, और ये तकलीफ़ में भी निकलते हैं, दुख में भी निकलते हैं, खुशी में भी निकलते हैं, कामयाबी में भी आपके आंसू आते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, मेडिकल साइंस हमें क्या कहती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। यंग रिसर्चर हैं नक्श
वेलकम टू सुनो पाकिस्तान नक्श। कैसी है नक्श? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। तो ये आंसू के बारे में आज हमें क्या आपने तो इतना दुखी कर दिया है, शुरू में ही ऐसी आपने तमहीद बांधी है यार, मतलब क्या दुखी कर रहे हैं आप हमारी ऑडियंस को। नक्श आप ये बताएं, हर तरह के आंसू आंसू हर तरह के, हाँ बता दें, एक प्याज काटते हुए भी आंसू आते हैं, बिल्कुल वो भी आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इमोशनल मूवी देखें तो आंसू आते हैं, प्याज काट रहे हो तो भी आंसू आते हैं, किसी खुशी के लम्हे में, किसी दुख के लम्हे में भी आंसू आते हैं। तो क्या ये सारे आंसू एक जैसे हैं? अच्छा नहीं, सारे आंसू एक जैसे नहीं। ठीक है। अच्छा, इसकी साइंस क्या है? आंसू जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक ठीक होते हैं बेजल टीयर्स, एक होते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स, और एक होते हैं आपके इमोशनल टीयर्स, ठीक है। अब जो ये 3 टाइप्स हैं, इसमें से जो बेजल टीयर्स हैं वो टीयर्स हैं जो आपकी आंखों को नम रखते हैं, ठीक है। अभी जो आपकी आंखें जो है लुब्रिकेट हुई हैं और जो प्रोटेक्ट हुई हैं, ठीक है, जो आपकी आई जो है ड्राई नहीं हो रही, खुली है, ठीक है, ड्राई नहीं हो रही, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज, ठीक है। अब जो हम प्याज काटते हैं, आंखों में मिट्टी चली जाना, प्याज काटते हुए आंसू आना, कोई वो क्या है? वो आपके रिफ्लेक्स टीयर्स हैं। सेकेंड टाइप रिफ्लेक्स टीयर्स जो हैं, जब आपकी आंख में कोई इरिटेंट पड़ता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। ये आपके इमोशनल टीयर्स नहीं है, आपको कोई जज्बात नहीं महसूस हो रहे उस वक्त, ठीक है, लेकिन टीयर्स निकल रहे हैं। तीसरी टाइप जो है, जो इमोशनल टीयर्स हैं, वो टीयर्स हैं जो आपके किसी चीज़ के रिएक्शन में आ रहे हैं, यानी इमोशन के उसमें आ रहे हैं। आप बहुत खुश हैं तो खुशी के आंसू, कुछ अचीव किया है, खुश हैं, क्या ठीक। आप किसी से मिले हैं बहुत देर बाद, आप खुश हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रो रहे हैं, लेकिन आप अगर रो रहे हैं, आप गमगीन हैं, आप गुस्से में हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो रोना निकल जाता है, आपके इमोशंस, ठीक है। हाँ, इमोशन, क्योंकि इमोशनल टीयर्स हैं वो इमोशन, किसी भी किस्म के इमोशन के ट्रिगर होने से जो आपके आंसू निकल रहे हैं वो इमोशनल टीयर्स हैं, ठीक है। और फिर ये आंसू जो हैं, ये आपका, इसका होता ये है कि ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ठीक है, एक इमोशन है जो आपके अंदर है, इसकी वजह से अब आंसू निकलेंगे। आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि ये खुशी के हैं, ये गम के हैं, लेकिन उसको ये पता है कि आपने कुछ फील किया है, कुछ महसूस किया, तो वो आंसू जो निकले हैं वो आपके इमोशनल। अच्छा, ये आंसू की तो बात हो रही है कि आंसू बहुत ज्यादा भी निकल आते हैं आपके जज्बात से, लेकिन ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि ज्यादा रो मत, तुम्हारी बिनाई कमजोर हो जाएगी, ज्यादा आंसू मत निकालो। हाँ, नहीं, लेकिन पता है क्या, आई जो टीयर्स है ना, टीयर्स आपका जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको मतलब बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताऊँ, ज़रूरी मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए। हाँ, मतलब रोना बहुत जरूरी है। रोना मैं वही कह रहा हूँ। देखो इसके बारे में ये मैं इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, ठीक है, खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है और बंदा सदमे में और रोता नहीं है, तो कहते हैं रुलाएं इसको। आपने सुना होगा, क्यों रुलाएं उसको? क्योंकि अगर आप सेटबैक में चले गए हैं, अगर आप रो नहीं रहे, ये इमोशन है, आंसू के निकलने से आपके रिसर्च सेज कि आपके जो है ना डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, वो आपका क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और आपका जो है पेन किलर, जो आपका नेचुरल पेन किलर है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप लाइट महसूस करते हैं। आप देखिए, अक्सर आप भरे होते हैं और रो पड़ते हैं तो आप लाइट हो जाता है, ठीक है, सारे गुब्बार उतर गए। हाँ, गुस्से में अक्सर रोना आ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि रोना आ जाता है, ठीक है, दैट मेक्स यू फील लाइट। अगर आप रोएंगे नहीं तो आपको मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो रेमेडी आपने बता दी, जो ही भारी महसूस करे आप रो देंगे, इसकी बात पे जरा, लेकिन क्रोकोडाइल टीयर्स ना हो। बिल्कुल ऐसे वाला तो दिल से निकलने चाहिए। अच्छा, ये स्टार्टिंग में आपने प्याज की बात की है, तो ये बताइएगा, ये कुछ लोगों को प्याज काटते नहीं आते आंसू, मैंने देखा बहुत ड्राई होती है, और बड़े सख्त दिल के मालिक। हाँ, तो वो क्या माजरा है? पत्थर दिल की जगह पत्थर होता है। हाँ, देखो, ये हर बंदे का मैकेनिज्म ऐसे तो डिफरेंट है। टीयर्स की अगर बात करते हैं ना, ये रिफ्लेक्स टीयर्स हैं जो आपके उसमें निकल रहे हैं, दे माइट बी स्ट्रॉन्गर, उनकी टॉलरेंस स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, उनकी टॉलरेंस स्ट्रॉन्ग होगी उसको करने के लिए, दैट इज वाई नहीं निकल रहे होंगे। ये वाले आंसू रिफ्लेक्स के उसमें निकल रहे हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ मर्द कहते हैं हमें रोना नहीं आता, हमें आंसू नहीं आते, और औरतें तो वैसे ही बहुत रोती हैं, ये क्या माजरा है? मतलब मर्द रोते नहीं हैं, औरतें बहुत रोती हैं, इनके क्या रिफ्लेक्स टीयर्स हैं, या इनके दिल सख्त हैं, या ये रोना नहीं चाहते? अच्छा, नहीं, इन्होंने रुला के रहना है। नहीं, अच्छा, मर्दों का क्या है कि कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, मर्द को रोना नहीं चाहिए, बॉयज डोंट क्राई, ठीक है, ये सुन के ही बड़े होते हैं, ठीक है, आप लोग यही सुन के बड़े होते हैं, ठीक है। और फिर ये होता है कि जब आपने सुना ये होता है ना, तो आपको एक तो ये स्टीरियोटाइप है कि मर्द को नहीं रोना चाहिए, क्यों, क्या इंसान नहीं है वो, ठीक है, इंसान है, ठीक है, इमोशंस उनके भी हैं, लेकिन जो आप सुनते आते हो, फिर एक जजमेंट का डर होता है आपको, क्योंकि सोसाइटी आपको जज करेगी। अगर आप पब्लिक में एक लड़की रोती है तो खैर है, लड़का रोता है तो ओहो कितनी बुरी बात है, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ता है, इतने तुम कमजोर हो के रो पड़े, इतने तुम
खूबसूरत वाले आंसू, ठीक है, मर्द बनो। हाँ, लड़की को भी अगर कहना है ना तो मर्द बनो, क्योंकि मर्द नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बायोलॉजिकली मर्द जो नहीं रोते उसकी रीज़न है जी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो मर्दों में हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो जो है वो मर्दों में बहुत हायर होता है। अब वो क्योंकि हायर होता है, वो आपके इमोशनल जो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है ना, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स बेटर देन वुमेन। ये हार्मोन्स का मसला है, ये कोई सख्ती वक्ती का मसला नहीं है कि मर्द को अच्छा, नेक्स्ट एक और हार्मोन भी है जी, सॉरी, एक और हार्मोन भी है प्रोलैक्टिन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके आंसू आते हैं, ठीक है। वो भी खवातीन में ज्यादा होते हैं, हजरात में कम होते हैं। अच्छा, नक्श ये भी बता दें कि अगर उर्दू शायरी, आपको भी बड़ा शगफ है, आप भी पढ़ती हैं, उर्दू शायरी में जो महबूब के नैन यानी आंखें हैं, हाँ, उनका और फिर आंखों से जो रिलेटेड आंसू हैं, इनका बड़ा जिक्र मिलता है ना। जैसे कि शायर ने कहा कि पलकों से छलक कर दामन में आ गिरा, एक आंसू मेरे ज़ब्त की तौहीन कर गया। तो ये बताएं, ये आंसू का शायरी के साथ क्या ताल्लुक है? देखो, शायरी जो है ना आपकी बड़ी वो उससे आती है। आपको देखा, कहते हैं कि जब आपको चोट लगती है, ठीक है, तो आप पोएट्री जिंदगी बिखरती है, शायरी निखरती है। भी आप तभी अच्छा गाना सीखते हो, इमोशन आ जाता है उसमें, ठीक है। और जब इमोशन आता है तो इमोशनल टीयर्स भी आते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रोने की और हंस रहे हैं, सॉरी, लेकिन रिलेट कर सकें। हाँ, लेकिन इसमें देखो यही है ना कि जब आप इमोशन जहाँ पे आपका डलेगा तो वहाँ पे इमोशनल टीयर्स भी आएंगे, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि रिसर्च सेज कि एक इंसान, जो एवरेज इंसान है, वो 15 से 30 गैलन आंसू बहाता है एक साल में। एक साल के अंदर 30 गैलन आंसू एक साल में, ठीक है। और खवातीन और हजरात का मामला ऐसा है कि हजरात जो है वो साल में 6 से 17 दफ़ा शायद रोते होंगे, और खवातीन जो है वो 30 से 60 दफ़ा। देखिए यहाँ पे भी आगे हैं, इस मुकाबले में भी जो है ना आगे हैं। अच्छा, ये बताएं कि रोने से कोई ज़हनी सेहत भी आपकी बेहतर होती है, कोई उस पर भी फ़र्क पड़ता है? देखिए, पहले जैसे हमने बात की है कि अगर हम रोते हैं ना तो हम अपने जो आपके हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और आप ठंडा, आप हल्का महसूस करते हैं, ठीक है। जब आप रो लिया, गुबार निकाल लिया, तो यू आर फीलिंग लाइट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ को देखें ना, एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, उसकी अगर सीटी आपने उसको बंद करके रखा हुआ है, वो चलता जा रहा है, अब आप उसको नहीं उसका प्रेशर रिलीज़ करें, इट विल बस्ट, ठीक है। वो आपको थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन देगा सीटी बजा के भाई। बहुत शुक्रिया नक्श आपका। उज़ैर, आप मर्दों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो रोते नहीं? मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि चलें, आप अगर आप पब्लिकली नहीं तो आप अलग से तन्हाई में आप रो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़हनी सेहत को बड़ा बेहतर बनाता है। नॉर्मल है रोना, और इसका कोई लिंक नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो मर्द बहुत दर्द होता है मर्द को, बताइए। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, आंसू बहाएं, लेकिन बहुत ज्यादा ना बहाएं, हमारा यही मैसेज है आज। हमें जरूर आगाह कीजिएगा हमारा अपने फीडबैक से, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।